नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। महाराष्ट्र के पवार परिवार की सियासी जंग दिल्ली तक पहुंच गई है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इससे पहले बुधवार को अजीत पवार और शरद पवार गुट ने विधायकों और समर्थकों की बैठक बुलाई में जहां पर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। एनसीपी के 53 में से 32 विधायक अजीत गुट की बैठक में पहुंचे, वहीं 18 विधायकों ने शरद पवार खेमे की बैठक में हिस्सा लिया। इससे पहले दोनों गुटों ने पार्टी और सिंबल पर दावे को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। अजीत गुट की ओर से चुनाव आयोग में दाखिल याचिका में अजीत पवार को एनसीपी का असली बॉस बताया गया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने एनसीपी को शामिल किया। इसका मतलब है अब बीजेपी को एकनाथ शिंदे की जरूरत खत्म हो गई है। शिंदे की अवस्था न घर का है न घाट का है। शरद पवार दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने आज दोपहर 3 बजे दिल्ली से अपने आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। तो अभी थोड़ी ही देर में शरद पवार की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू की गई है। तो बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत है वो पूरे देश ने देखा है। लगातार महाराष्ट्र में पवार परिवार की सियासी जंग अब दिल्ली तक पहुंच गई है। बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। थोड़ी ही देर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू की जाएगी। इससे पहले बुधवार को अजीत पवार और शरद पवार गुट ने विधायकों और समर्थकों की बुलाई बैठक में शक्ति प्रदर्शन किया है। एनसीपी के में 53 में से 32 विधायक अजीत गुट की बैठक में पहुंचे, वहीं 18 विधायकों ने शरद पवार खेमे की बैठक में हिस्सा लिया। इससे पहले दोनों गुटों ने पार्टी और सिंबल पर दावे को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। तो वहीं बता दें कि अजीत गुट की ओर से चुनाव आयोग में दाखिल याचिका में अजीत पवार को एनसीपी का असली बॉस बताया गया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने एनसीपी को शामिल किया। इसका मतलब है अब बीजेपी को एकनाथ शिंदे की जरूरत खत्म हो गई है। शिंदे की अवस्था न घर की है न घाट जैसी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ चुकी हैं। सुहानी, अभी थोड़ी ही देर में शरद पवार की तरफ से दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने जा रही है। सुहानी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? सुहानी, अभी थोड़ी ही देर में शरद पवार की तरफ से दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने जा रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत है सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है, और अब शरद पवार आज दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। सुहानी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी नंदिनी, आपको बता दें कि एनसीपी के नेता जो अजीत पवार है, जो 2 जुलाई को अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर महाराष्ट्र की सरकार एकनाथ शिंदे में शामिल हो गए। साथ ही उन्हें डिप्टी सीएम के शपथ भी ली। वहीं उनके साथ 8 विधायक ने भी शपथ लिया। बात किया जाए तो अजीत पवार जी तो बता दें कि महाराष्ट्र की लड़ाई अब दिल्ली तक आ गई है। आर पार की जंग में एनसीपी का बॉस कौन होगा, वहीं याचिका दाखिल की गई है। अजीत पवार की खेमे की तरफ से बताया गया है कि एनसीपी का बॉस जो है वो अजीत पवार ही हैं। तो उस महाराष्ट्र की सियासत सबने देखा, पूरे देश ने देखा, जिस तरीके से अब शरद पवार के खेमे से जाकर एनसीपी में निकलकर अजीत पवार जो है बीजेपी का दामन थाम लिया है। लगातार जिस तरीके से परिवार में टेंशन चल रही थी, अब दिल्ली में मंथन किया जाएगा। तो वहीं शरद पवार ने आज दिल्ली में बैठक बुलाई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जा रही है। हम रुक करते हैं एक बार फिर से सुहानी की तरफ। सुहानी, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत जो है आज दिल्ली में शरद पवार की बैठक की जा रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की,
जो अजीत पवार है, अब 2 जुलाई को उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर महाराष्ट्र की सरकार एकनाथ शिंदे में शामिल हो गई। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम के भी शपथ ली, उनके साथ 8 विधायक ने भी शपथ लिया। वही अजीत पवार का दावा ये करना है कि एनसीपी के जो अध्यक्ष है वो खुद अपने आप को बता रहे हैं और इसके लेकर कल यानी बुधवार को दोनों चाचा भतीजे ने एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने तमाम विधायक और सांसदों की बैठक, जिसमें लेकर 53 जिसमें एनसीपी के विधायक है, जिसमें से 32 विधायक जो है अब अजीत पवार के साथ है, वही 18 विधायक जो है शरद पवार के पास बताया जा रहा है। अब इसको लेकर ये कोर्ट जो है अब निर्वाचित आयोग के पास पहुंच गया। साथ में उनका ये कहना है कि उन्होंने याचिका दाखिल की है और अजीत पवार का ये कहना है कि एनसीपी के जो अध्यक्ष है वो खुद बता रहे अपने आप को, और दोनों चाचा भतीजे ने दोनों निर्वाचित आयोग के याचिका दाखिल की है। अब इसको लेकर अजीत शरद पवार ने आज दिल्ली में कार्यकारिणी बैठक बुलाई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये पूरी तरह से गलत है और ये सिर्फ नेता और विधायक होने की वजह से ही एनसीपी के जो अध्यक्ष है अजीत पवार नहीं हो सकते। वही अजीत पवार ने साफ तौर पर उनका कहना है कि एनसीपी के जो अध्यक्ष है वो शरद पवार नहीं है, और इसके लेकर तमाम जो विपक्षी दल है वो भी जो है अब अजीत पवार पे तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं। बात करें एक जो उद्धव ठाकरे डिप्टी सीएम, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी के पास समर्थन होते हुए भी वो जो है दोहरा खेल खेली है और कहीं ना कहीं अब जो है एकनाथ शिंदे का कोई बीजेपी में रोल नहीं है, इसलिए वो जो है अजीत पवार की जगह दे रहे हैं। ऐसे कई जो तमाम जो नेता है वो भी अब बीजेपी पर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बीजेपी ने एक अंतर सर्वे करवाए, उसके बाद पता चला है कि लगातार जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ वो है, आने वाले चुनाव में उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए एनसीपी में बीजेपी ने फूट डाल दिया। कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक गलियारों में जो है चुनाव आने के बाद जो गठबंधन की बात करें या एक फेरबदल की बात करें तो ये होता रहता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का ये खेल कहे या कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि बात करें कि इसमें एनसीपी में जिस तरह से लालू यादव भी अब शरद पवार के पक्ष में है और उनका समर्थन दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव के लेकर अपनी अलग अलग रणनीति अपना रही है और इसके लेकर कहीं ना कहीं वो इस बार जो है फूट जो जिस तरह से वो अजीत पवार को अपने सरकार में शामिल की है। कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते ही तो किस तरह से जो देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे कहा था कि अजीत पवार पे करोड़ों के जो घोटाले का है, और कहीं अब वही दूसरी तरफ जो है अजीत पवार को अपने सरकार में शामिल कर ले, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो बीजेपी पर निशाना भी साध रही है कि जिस नेता पे करोड़ों के जो फंड लगा रहता है, करोड़ों का घोटाला लगा रहता है, उसी नेता को जो बीजेपी अपने फायदे के लिए अपने खेमे में शामिल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सोले जो शरद पवार की बेटी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना खुद खाएंगे ना खाने देंगे, और इसे लेकर खुद उन्होंने एनसीपी के जो हमारा परिवार है उनको खा गया। तो इस तरह से जो बयानबाजी है लगातार बीजेपी सरकार पे जो विपक्ष है वो दे रही है, वही तमाम जो नेता है वो भी जो बीजेपी पर निशाना साध रही है। जी सुहानी, जिस तरीके से कल देखा सभी ने कि अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसके बाद अपनी शक्ति प्रदर्शन किया, उन्होंने शरद पवार को रिटायर तक होने का नसीहत दे डाला। इसी के साथ आज शरद पवार जो है दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, तो क्या कुछ आगे की रणनीति बनाई जा सकती है? जी नहीं बता दें, जिस तरह से निर्वाचन आयोग में याचिका दाखिल की है दोनों ने, साथ तौर पर अजीत पवार का ये कहना है कि अब उनको रिटायरमेंट का जो है समय आ गया है। लेकिन कुछ दिन पहले ही आपने जिस तरह से सुना होगा कि जब शरद पवार ने इस्तीफा देने की बात की थी तो तमाम उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके चाहने वाले थे, वो विरोध प्रदर्शन भी किए। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि शरद पवार ही एनसीपी के अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन अब जो है अजीत पवार का जो ये बयान आया है कि अब बूढ़े हो गए हैं और उनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो लालू यादव ने साफ तौर पर कहा था कि राजनीतिक में कोई ऐसा
डिपार्टमेंट का समय नहीं होता है और ये गलत बात है और इसे लेकर अजीत पवार पे उन्होंने निशाना भी साधा। तो अब देखा जाएगा नंदिनी कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग में उन्होंने याचिका दाखिल की है, अब निर्वाचन आयोग किसको एनसीपी का अध्यक्ष मानती है तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से आज कार्यकारिणी बैठक है शरद पवार को लेकर कुछ ना कुछ इस पे जो है फैसला आ सकता है। तो आगे देखा है कि क्या इस पे फैसला आ रहा है। तो जिस तरह से एनसीपी में ये हलचलें बढ़ी हुई है, राजनीतिक गलियारों में ये महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हलचलें बढ़ी है, कहीं ना कहीं 2024 चुनाव को लेकर ये कहीं जो बीजेपी पे सही साबित होता है या जो विपक्ष पार्टी है उसको ये फायदा पहुंचाते हो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। जी नहीं सुहानी, देखिए लेकिन महाराष्ट्र की जो गुत्थी है लगातार उलझती ही जा रही। अब बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के जो गुट हैं वो अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार के खेमे के जितने भी विधायक गए हैं उन सभी को मंत्री बनना है। अब बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के जिस तरीके से जितने भी नेता या विधायक गए हैं वो वापस अब शिवसेना में लौटना चाहते हैं उद्धव ठाकरे के पास। जी, जी नंदिनी बता दो अभी कि राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से फेरबदल उलटफेर होता है, कहीं ना कहीं जो है जो चुनाव आता है तो सभी जो अपनी अपनी पार्टियां जो है अपनी अलग अलग रणनीतियों के साथ चुनाव में आती है। लेकिन बात करें एकनाथ शिंदे की तो जिस तरह से वो शिवसेना के एक पार्टी से बीजेपी सरकार में शामिल हुए थे, अब कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा है क्योंकि जो विपक्ष पार्टी है उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर ये कहा है कि अब एकनाथ शिंदे का बीजेपी का कोई उनका फायदा नहीं है और इसलिए उन्हें किनारा करने के लिए अब वो अजीत पवार को अपने के में शामिल किए हैं। और इसी लेकर अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी जो है एकनाथ शिंदे पे तमाम जो अपनी बातें बोल रही है। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस पे भी उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि कोई ऐसी पहली बार जो है राजनीतिक में ऐसा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री होते हुए उप मुख्यमंत्री संभाले, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो सिर्फ जो एकनाथ शिंदे का फायदा उठाई है। अब कोई उनके काम के नहीं रह गए, इसलिए अब उन्हें किनारा कर दिए हैं, देवेंद्र फडणवीस को किनारा कर दिए हैं। तो इसे लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चर्चा कर रही है और इसे कहीं ना कहीं अब एक जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी नाराजगी जताते हुए और तमाम उनके विधायक जो हैं वो भी इस पे अजीत पवार के फैसले को लेकर नाराजगी जताए हैं। और अब आगे आने वाला वक्त बताया गया कि क्या एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना पार्टी में वापस जाते हैं या नहीं जाते हैं, कि या क्या ये बीजेपी का कोई चाल है। से तमाम जो विपक्ष पार्टी है इस पर सवाल उठा रही है। तो देखने वाली ये बात होगी नंदिनी कि क्या आखिर जो एकनाथ शिंदे हैं वो अब जो है शिवसेना वापस पार्टी में जाते हैं या बीजेपी सरकार में ही रहेंगे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। शिंदे में और जिस तरीके से अब लगातार महाराष्ट्र की सियासत है, अब उद्धव गुट के पास जाने की बात सामने आ रही है। आज वहीं पर शरद पवार ने दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। लगातार पवार फैमिली की टेंशन बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से अजीत पवार ने बगावत की है एनसीपी के साथ, अब इसी के साथ आज शरद पवार ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। एनसीपी की लड़ाई आर पार के मूड में आ गई है। वहीं पर अजीत पवार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपने 32 विधायकों के साथ उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया। यहां तक कि उन्होंने शरद पवार को रिटायर होने तक की नसीहत दे दी। इसके बाद तमाम जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप दौर जारी है, इसी के बीच आज शरद पवार ने दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, आज दिल्ली की कार्यकारिणी बैठक में तय किया जाएगा। पवार ने एनसीपी से बगावत करके वो बीजेपी के साथ शामिल हो गए। वहीं पर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम एनसीपी के चीफ शरद पवार पर लगातार उन्होंने आरोप लगाए, किस तरीके से उन्हें बीजेपी के साथ मीटिंग करने के लिए भेजा गया था। तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप कल अजीत पवार ने शरद पवार पर लगाए। आज वहीं शरद पवार दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। आगे की क्या कुछ रणनीति है तैयार की जाएगी आज।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन मोड में काम कर रही है। वहीं छोटे छोटे दलों को काफी सक्रिय किया जा रहा है। मिशन 80 को लेकर ताबड़तोड़ मंथन का दौर जारी है। इसी बीच छोटे दल किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। हर सीट पर समीकरण बैठाए जा रहे हैं। वहीं पर अंदर खाने से जो खबर सामने आ रही है वो है ये कि अनुप्रिया पटेल अपना दल एस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि अपना दल एस का दूसरा प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। सहयोगी दल निषाद पार्टी को भी यूपी में एक सीट मिलेगी, लेकिन भाजपा के सिंबल पर ही निषाद पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। बता दें कि सुभाषपा के लिए भी एक सीट रिजर्व कर दी गई है। तो 2024 मिशन को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। प्लान तैयार किए जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ मिशन 80 को लेकर रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 80 लोकसभा चुनाव सीट तैयार कर दिया गया है। वहीं जो छोटे दल हैं बीजेपी से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सीट रिजर्व कर दी गई है। अपना दल एस को 2 सीट दी गई है, वहीं पर निषाद पार्टी को 1 सीट मिली है और सुभाषपा के लिए 1 सीट रिजर्व कर दी गई है। तो 2024 मिशन को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 मिशन को लेकर तैयारियां कर रही है, अब वहीं पर बताया जा रहा है कि 80 लोकसभा सीट के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है कि किसको कितना सीट मिलेगी। बात की जाए तो जिस तरीके से मिशन 80 को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपनी जी जान तोड़ लगा रही है, जहां वो प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का काम कर रही है। 4 ऐसे प्रदेश है जहां पे मिशन 2024 को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। वही बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी बदलाव की पूरी तैयारी कर रही है। संगठन के अलावा दिल्ली और यूपी के मंत्रिमंडल में भी अब बदलाव की तैयारी देखी जा रही है। उसी तरह से अपने सहयोगी दलों को साथ लेते हुए भारतीय जनता पार्टी इस मिशन में जुटी हुई है। कुछ दिन पहले राजधानी लखनऊ में 2 जुलाई को सोनिया पटेल की जयंती पर एनडीए का एक छोटा सा स्वरूप देखने को मिला, जहां बात की जाए तो निषाद पार्टी के अलावा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के रामदास अठावले और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और दिग्गज मौजूद थे और सोनिया पटेल की जयंती पर एक साथ एकत्रित हुए थे। हजारों की भीड़ में कार्यकर्ता अपना दल एस के यहाँ पे एकत्रित होते। उसी समय एनडीए ने अपना एक छोटा सा स्वरूप उत्तर प्रदेश में दिखाया था और उसको देखते हुए साफ तौर पर यह संदेश देने की बात कही गई थी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना चाहती है और जितने भी इसके सहयोगी दल हैं उनको साथ लेकर चलते हुए आम चुनाव की तैयारी और रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी। देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार में बात की जाए तो जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल हुई एनडीए में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कवायद लगाई जा रही है कि जयंत चौधरी को शामिल किया जाए। तो तमाम चुनावी गणित जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगाने को तैयार है। और जिस तरीके से बात की जाए तो अपना दल एस के 2 सांसद है, अनुप्रिया पटेल भी अपना दल एस के टिकट पे जीत के आई है। बात की जाए तो उसके बाद संजय निषाद की पार्टी है, इनको भी देखना है। और जो सुभाषपा से नजदीकियां बढ़ रही हैं जिसका खंडन कलोपी राजभर कर चुके हैं, उसके बावजूद अंदर खाने जो बातें चल रही है कि एनडीए में सुभाषपा शामिल हो सकती है और आम लोकसभा चुनाव में सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी का दामन साध सकती है। अगर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस की मुखिया है वो अपना दल एस के टिकट पे लगेगी, लेकिन जो दूसरा टिकट होगा वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे अपना दल एस का कोई पार्टी पदाधिकारी या कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। ऐसे में निषाद पार्टी को भी एक सीट दी जाएगी, लेकिन सिंबल किसका होगा ये बात अभी तक तय नहीं हो पाई है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल को पिछली बार की तरह निषाद पार्टी को दे और सुभाषपा को भी एक सीट रिजर्व करने की बात कही जा रही है, चाहे जो गाजीपुर की सीट हो या फिर जो भी चीज सुभाषपा चाहती हो वो भी किसके सिंबल पर होगा ये तय अभी फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक अंदर खाने की बात निकल के आ रही है बीजेपी के सिंबल पे ही अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुभाषपा का एक प्रत्याशी खड़ा होगा। जी, जिस तरीके से विवेक देखिए सुभाषपा और एनडीए की गठबंधन का चर्चा लगातार उत्तर प्रदेश में
तेजी की जा रही है, लगातार ये सुनने में आ रहा है। लेकिन वहीं पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार सीटों की मांग को लेकर बढ़ावा, उन्होंने 3 या 4 सीट मांग की थी, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से सिर्फ 1 सीट दी जाएगी। सुभाषपा पूर्वांचल में अपना कद बढ़ा रही है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले निकाय चुनाव से इस निकाय चुनाव में वोट प्रतिशत की काफी बढ़ोतरी भी देखी गई है। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम ऐसे प्रदेशों में वो सरकार चला रही है, 9 साल से केंद्र की सरकार चला रही है। तो उस हिसाब से सीटों के बंटवारे का फार्मूला सुभाषपा अपने हिसाब से चाहती है, तो ये होना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि 2 या 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा की बातचीत चल रही थी, उस पर काफी मंथन हो रहा था और ये पूरा मामला गृह मंत्री अमित शाह के पास तक जा रहा है। वो खुद इस मामले को अच्छे से देख रहे हैं कि कितनी सीटों पर बात बन सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो गाजीपुर में जो चुनाव होने वाले हैं, अफजाल अंसारी की सीट खाली होने के बाद वहां से सुभाषपा के किसी एक प्रत्याशी को लड़ाया जा सकता है। फिलहाल यहां से एक प्रत्याशी लड़ाया जा सकता है और बाकी सीटों का फार्मूला अगर देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, सीटों के बंटवारे का फार्मूला उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, किस हिसाब से उसको, किस दल को कितनी सीटें देनी है और कहाँ उसके सर्वे में कौन सी सीट जो है, कौन सी प्रत्याशी जो है, कौन सी सीट वहां पे फंसती नजर आ रही है, जिसको निकालना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। इन सभी को आधार मानते हुए सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय किया जाएगा। उसके बाद ही तय होगा कि किस सहयोगी दल को कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मना पाएगी। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं अधिक होती हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर इस राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ता है। सुभाषपा की भी अपनी अति महत्वाकांक्षाएं हैं, वो 8 सीटें चाहती है ताकि उनको मान्यता मिल पाए। विधानसभा में भी वो 13 सीटें चाहती थी, लेकिन ऐसा होता दिखाई दे रहा है। सुभाषपा की 2 या 3 सीटों पर बातचीत चल रही थी। फिलहाल देखना होगा कि कितने सीटों के फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन या आला हाईकमान मानता है और कितनी सीटें उसके अलग अलग सहयोगी को दी जाती है। विवेक, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रिजर्व सीट फार्मूला तैयार किया है, कहा जाता है कि सहयोगी दल जो होते हैं वो किंग मेकर के रूप में उभर कर आते हैं, तो क्या इस बार भी सहयोगी दल वाकई बीजेपी के लिए किंग मेकर के रूप में उभर कर आएंगे? देखिए, अगर क्षेत्रीय दलों की बात की जाए तो क्षेत्रीय दलों की पैठ उनके समाज से लेकर उनके क्षेत्र में अच्छी खासी होती है और जिस प्रकार से आम ये चुनाव की बात की जाए, मिशन 80 को लेकर समाजवादी पार्टी भी तमाम तैयारी कर रही है और ये दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटों पर महागठबंधन एक होके भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। उसके बाद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार 75 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत के आएगी। ऐसे में जब ये आंकड़े बताए जाते हैं तो सभी क्षेत्रीय दल, जितने भी क्षेत्रीय दल है या सहयोगी दल है, उनकी भूमिका काफी निर्णायक हो जाती है। वो अंदर खाने से लेके या फिर बाहरी तौर पे सपोर्ट की बात करें या अंदर खाने की सपोर्ट की बात करें, ये जब किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करते हैं तो इनका वोट प्रतिशत उस राजनीतिक पार्टी के साथ जाता है और उनके द्वारा जिताई गई सीटों से कहीं न कहीं एक ऐसी निर्णायक की भूमिका निभाते हैं कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं वो इस चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन करती हैं। लेकिन अगर सीटों की बंटवारे की बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर लगातार कह चुके हैं कि वो विपक्षी एकता में शामिल होना चाहते हैं, कोई सामने से बुला के न्योता तो दे और साथ ही साथ ये शर्त रख रहे हैं कि बसपा भी आएगी तो भी विपक्षी एकता का कल्याण होगा। ओम प्रकाश राजभर अभी तक अपनी जो बात कहे कि वो किस तरह जाने वाले हैं, अभी तक उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया नहीं है। अगर उनके मुताबिक चीजें नहीं हो रही है तो कम से कम चीजें उनके हिसाब से इतनी होनी चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, वरना वो विपक्ष की जाने की भी बात कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक।
पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार गुरुवार को सीएम शिवराज से मिलने मुख्यमंत्री हाउस पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी दशमत का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गए, कुर्सी पर बैठाया और पांव धोए, आरती उतारी और तिलक लगाया। शॉल उठाकर शिवराज ने उसका सम्मान किया। उन्होंने कहा, इस घटना से दुखी हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान जैसे हैं। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद शिवराज ने कहा था कि आरोपी को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन जाए। कार्रवाई के बाद ट्वीट किया गया था, एनएसए लगाया गया, बुलडोजर भी चलाया गया, जरूरत पड़ी तो अपराधियों को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। आरोपी प्रवेश शुक्ला को मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, उस पर एनएसए लगाया गया। अभी वो जेल में बंद है। वहीं मामले को लेकर खूब बयानबाजी भी की जा रही है। मायावती ने भी सरकार को घेरा। वहीं इस सब के बीच सवाल उठता है कि पैर धोने से क्या अपमान के दाग धुल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का वीडियो वायरल हुआ, लगातार विपक्ष की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी, वहीं पर अब आज सीएम शिवराज सिंह ने उस आदिवासी के पैर धुए, उनका तिलक लगाए, शाल उड़ाए, क्या मतलब इसका निकाला जाए? देखिए नंदिनी, अब चूंकि चुनाव है और उसको मतलब केवल चुनाव ही निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अगर थोड़े से भी इन लोगों के प्रति भाव होते या ये देखा जाता कि हाँ हम देख रहे हैं चीज़ों को या हमारे अंदर कोई भाव इसको लेकर है, तो इस तरह की घटना घटती नहीं होती। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, बातें जरूर कही जाती है आदिवासियों के लिए, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, पर हम देखते हैं कि जब अत्याचार की बात आती है तो कोई यहाँ पर कोई सेवा की बात आती है, इनके सहयोग की बात आती है, कोई सहयोग नहीं करता है। और जो घटना हुई है, प्रवेश शुक्ला ने आदिवासी तस्मर रावत के चेहरे पे पेशाब की है, वो घटना स्पष्ट करती है कि हम जरूर 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम जरूर समानता की बात करते हैं, हम जरूर कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, हम जरूर भारत को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं, पर अगर विचार की बात करें या व्यवस्था की बात करें या फिर नीति की बात करें, उस नीति में हम इस वर्ग को अपने साथ लेके चलने की बात तो करते हैं, पर इस वर्ग के प्रति सम्मान अब तक हमारे मन में नहीं आ पाया है। और जो घटना हुई है वो स्पष्ट करता है कि सम्मान यहाँ बढ़ाना जरूरी है। प्रवेश शुक्ला पे बुलडोजर चला दिया, एनएसए लगा दिया, 323, 123, 294, 500 से धारा लगा दी, वो यहाँ पर केवल कार्रवाई है आईपीसी की। तो सबसे पहले यहाँ पर नंदिनी, यहाँ सोच बदलाव करना पड़ेगा। क्यों ऐसी सोच होती है किसी दलित वर्ग के नेता या किसी दलित वर्ग के आदिवासी मजदूर या किसी दलित वर्ग के शोषित व्यक्ति के प्रति हम ऐसी घृणित सोच रखते हैं कि उसके प्रति हम ऐसी सोच रखते हुए उस पर पेशाब कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्रवाई होगी, एनएसए होगा। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर पैर धुले हैं, शाल उड़ाया है, उनको सुदामा बोला है और उनसे माफ़ी मांगी है। पर माफ़ी मांगने से अलग यहाँ पर बीजेपी सरकार जो वहाँ वर्तमान में एमपी में है, सीधी जिले का मामला है, इसको लेकर उनको नीति बनानी पड़ेगी। एक नीति ऐसी बनानी पड़ेगी, सोच ऐसी बनानी पड़ेगी, विचार डेवलप कराना पड़ेगा अपने नेताओं में और लोगों में कि कोई भी इस वर्ग को वंचित वर्ग के रूप में ना देखे, कोई भी इस वर्ग को ऐसा मत देखे कि इस तरह के अपराध करे, घृणित इस तरह के कृत्य करे। मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया था और दूसरी तरफ वहीं शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर कहा था कि जो अपराधी है सिर्फ उसको अपराध की नजर से देखना चाहिए। वो ना किसी धर्म का होता है, ना किसी जाति का होता है और ना ही किसी पार्टी का होता है। इसके बाद एनएसए लगाया गया, बुलडोजर चलाया गया, लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए नंदिनी, मायावती का ट्वीट अपना है, पर ट्वीट के माध्यम से केवल संवादनाएं जताना ही पर्याप्त नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं बसपा सुप्रीमो तमाम मामले होते हैं जिसमें केवल ट्वीट करती हैं। अगर आप दलित वर्ग की इतनी जैसी है और दलित वर्ग के लिए आपके मन में इतना भाव है, इतनी आपको दिक्कत है, तो कम से कम इसके लिए संघर्ष करिए। पर फिलहाल संघर्ष नजर नहीं आता ना उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की हम बात क्या कहेंगे। तो यह मायावती का ट्वीट पर हम चर्चा तो करेंगे, पर मायावती के ट्वीट को हमें आप गंभीरता से नहीं लेंगे। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की है, तो कार्रवाई यहाँ पर काबिल तारीफ है, पर जो
कृत्य हुआ है उसको रोकने के लिए शिवराज सरकार को आगे बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, सोच बदलनी पड़ेगी। उन्होंने सही कहा कि अपराधी किसी जाति धर्म और पार्टी का नहीं होता है, पर अपराधी जो भी है उसको यहाँ पर, क्योंकि वो जनता का ही आदमी, जनता ही है, तो जनता की सोच यहाँ बदलनी पड़ेगी। सवर्ण वर्ग को या उच्च वर्ग को ये विचार लाने पड़ेंगे कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो मजदूर हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो हमारे साथी हैं, वो भी हमारी तरह भारतीय हैं। तो ये विचार, ये व्यवस्था अपने मन में लानी होगी, तभी इस तरह के कृत्य रुकेंगे। नहीं तो इससे अत्याचार है वो होते रहेंगे और जो मुख्यमंत्री हैं वो पैर धोकर यहाँ पर माफी मांगते रहेंगे। नंदिनी, गौरव, देखिए जब ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई तो प्रवेश शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बताया गया था, लेकिन पार्टी ने सीधे साफ तौर पर इनकार कर दिया था। देखिए नंदिनी, यह पार्टी ने इनकार किया, वो प्रतिनिधि है कि नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है भाजपा नेता है। अब भाजपा नेता है कि नहीं है वो पार्टी जानती है, प्रवेश शुक्ला जानते होंगे। पर मेरा मानना इस केवल इस घटना पर केवल एक है कि ऐसा कृत्य क्यों हुआ, कारण क्या रहा, और कैसे किसी व्यक्ति के अंदर इतना साहस आ जाता है कि वो नशे में किसी व्यक्ति के चेहरे पे पेशाब कर देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप को दिखाने की बात यहाँ हो रही है, ये बताने की बात होती है कि हम सक्षम हैं, हम दबंग हैं। तो दबंग यहाँ पर व्यवस्थाओं में नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में इस तरह लोगों के अंदर दबंगई है तो दबंगी कम से कम जनता के मुद्दों के लिए कर दे, जनता के लिए संघर्ष कर दे। अगर इतनी ऊर्जा उनके अंदर है, इतना उनके अंदर क्षमता है, इतनी ताकत, इतना साहस है, तो जनता के मुद्दों के लिए लड़के दिखाएं। प्रवेश शुक्ला जैसे लोग यहाँ पर छवि भी खराब करते व्यवस्थाओं को भी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।